हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा खड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। आज हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारी स्टार्ट होती है आपकी आपकी वीडियो स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर क्लास 9 से। कहाँ से स्टार्ट होती है वाली वीडियो आपकी किसकी है? क्लास 9 की। चैप्टर का नाम है आपका हम बीमार क्यों पड़ते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हिंदी में बोलते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई डू वी फॉल इल। चैप्टर नंबर कौन सा आपका? 13। और ये चैप्टर आपका किससे बिलोंग करता है? आपका जीव विज्ञान से ये चैप्टर आपका बिलोंग करता है। जीव विज्ञान मीन्स आपका बायोलॉजी से ये चैप्टर आपका बिलोंग करता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर में आपको कुछ डिजीज के बारे में बताया जाएगा कि बीमारियां क्या क्या होती हैं और किस तरह की बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना, उनके बारे में पढ़ना है इसमें। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ दे रखा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य को हम लोग बोलते हैं हेल्थ। क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य को हेल्थ बोलते हैं। अब हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या होती है। दे रखा है किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। मतलब उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मतलब अगर कोई इंसान फिजिकली एकदम हेल्दी है, मतलब दिखने में आपको एकदम स्वस्थ लग रहा है, जैसे कि ये इंसान है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मेरी फिगर अच्छी नहीं होगी बट ये फिजिकली क्या है, काफी अच्छा। और मानसिक मीन्स इसका जो दिमाग है, इसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मानसिक अवस्था ही उसका क्या है? स्वास्थ्य है। अगला देखकर स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह व्यवस्था है। स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किए जा सके। ये नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप कोई भी काम होगा आसानी से कर पाओगे, आपको किसी भी काम में प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी और आपका काम करने में भी मन लगेगा। ये हमारा स्वास्थ्य के बारे में होता है। अगला दे रखा है WHO। किसके बारे में बता रखा है? WHO। WHO को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है हमारी? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। मतलब स्वास्थ्य व्यक्ति की, कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी शारीरिक अवस्था कैसी है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है और उसकी सामाजिक अवस्था कैसी है। मीन्स वो लोगों से किस तरीके से, उसका सोशल वेलबिंग किस तरीके से है। अगले दे रखा है लोगों को स्वास्थ्य एवं रोग मुक्त रखने के प्रति जागरूक करने के लिए हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाते हैं वो हम किस दिन मनाते हैं? 7 अप्रैल को हर साल होता है। कब होता है ये? 7 अप्रैल को। और ये वाले जो क्वेश्चन है आपके, कई बार आपके MCQ टाइप में क्वेश्चन आ जाता है। दे रखा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां। मतलब गुड हेल्थ के लिए जो अच्छी कंडीशंस होती है, वो अच्छी कंडीशन क्या क्या है? दे रखा अच्छा भौतिक पर्यावरण। जो भौतिक पर्यावरण है, मतलब हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा सामाजिक वातावरण। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ के लोग भी काफी अच्छे होते हैं। दे रखा संतुलित आहार एवं सक्रिय दिनचर्या। संतुलित आहार का मतलब क्या है? हम जो फूड खा रहे हैं, अपना जो फूड है वो क्या होना चाहिए? काफी अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से जिसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। अगला क्या दे रखा है? अगला नेक्स्ट बताया गया अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार। मीन्स आपकी आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपका रोजगार भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ क्या होगी? वो तो अपने आप ही अच्छी होगी। अगला दे रखा है व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य। अब व्यक्तिगत सामुदायिक स्वास्थ्य को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत को क्या बोलते हैं? पर्सनल। और सामुदायिक को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। व्यक्तिगत को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्सनल। क्या बोलते हैं? पर्सनल। और सामुदायिक को क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। व्यक्तिगत और पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। कम्युनिटी क्या होती है? जब हम एक बहुत, मतलब कि एक साथ काफी सारे लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। और पर्सनल माने क्या होती है? खाली अपनी। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये किस में आ रही है? कम्युनिटी में आ रही है। और पर्सनल में खाली क्या आ रहा है? सिर्फ एक इंसान। अगला दे रखा है व्यक्तिगत व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। देखो, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दे रखा है स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं, स्वास्थ्य व्यक्तिगत नहीं एक सामुदायिक समस्या है। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है तो वो अकेला रहेगा तो वो हेल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो सामुदायिक एक कम्युनिटी एरिया में रह रहा है और आसपास का वातावरण, उसका जो आसपास का एरिया वो स्वच्छ है, तो वो तो अपने आप ही हेल्दी होगा। इसके बारे में ये मेनली बताया गया है। नेक्स्ट दे रखा है जीवों को स्वस्थ उनके आसपास या पर्यावरण पर निर्भर करता है।
जो जीव होते हैं हमारे, जो बहुत सारे जो हमारा जो आसपास का वातावरण है, उसका जो आस पड़ोस है वो भी तो अच्छा होना चाहिए, उसका पर्यावरण भी तो अच्छा होना चाहिए। अगला तरीका है, रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य है। रोग मुक्त रहने के लिए अभी हमने बात की है, किसके बारे में बात की है, भौतिक और सामाजिक वातावरण, जो वहाँ का एरिया है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसलिए दे रखा है, इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर से दोनों ही समन्वयित अवस्था, मतलब दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। ये दोनों अवस्था किसके ऊपर डिपेंड है, ये दोनों ही अवस्था एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हम थोड़े से जो पॉइंट है उन पॉइंट्स को देखेंगे कि इसमें हम आगे बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, उसके बारे में। अब बात करते हैं स्वस्थ और रोग मुक्त के बारे में। स्वस्थ किसे बोलेंगे और रोग मुक्त किसे बोलेंगे। स्वस्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्वस्थ को, हेल्दी। किसे बोलते हैं स्वस्थ को, क्या बोलते हैं, हेल्दी। और रोग मुक्त को क्या बोलते हैं, डिजीज फ्री। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं डिजीज फ्री। अब डिजीज फ्री क्या होता है, देखते हैं। मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक व सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे। ठीक है, मतलब देखो, आपके शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें, और इसमें देखा ऐसी अवस्था जिसमें बीमारी का अभाव होता है। डिजीज फ्री मतलब कि आपको बीमारी का अभाव होता है, बीमारी थोड़ी सी कम होती है। अगला देखा है व्यक्तिगत भौतिक एवं सामाजिक वातावरण। हेल्दी का मतलब क्या, अपना व्यक्तिगत वातावरण, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। और इसमें किसमें डिजीज फ्री का मतलब क्या होगा, आपका व्यक्तिगत। देखा व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल हो सकता है। कैसे हो सकता है, अच्छा या निर्बल हो सकता है। अगली बात की है रोग की। अब रोग क्या होते हैं, रोग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डिजीज। क्या बोलते हैं रोग को हम हिंदी में, डिजीज बोलते हैं। देखते हैं, रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य करने में बाधा या प्रभावित करे। जब कोई व्यक्ति कोई रोग होता है तो वह शरीर के अधिक अंगों का कार्य का रूप खराब हो जाता है। देखो, अगर आपको नॉर्मल सा, अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो आपका काम करने में मन नहीं लगता, तो आपको एक तरीके से होता है कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो हमारा बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई काम करना है, काम करने के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी जो हेल्थ है वो क्या होनी चाहिए, आपकी हेल्थ गुड होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, अच्छे से काम कर सको। अगला बता रखा है आपके रोग के लक्षण। अब रोग के लक्षण क्या क्या है, मतलब कि जो लक्षण है, इन्फेक्शन है उसके, रोग के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स ऑफ डिजीज मीन्स आपके जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो आपको क्या क्या पहले दिखता है, सिम्टम्स ऑफ डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब सिम्टम्स ऑफ डिजीज के बारे में देखेंगे। दे रखा है किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है। देखो, किसी भी चीज में, मतलब किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है। मतलब किसी भी अंग में कुछ भी चीज होना, मतलब कुछ भी होना, वो हमारे क्या हो जाएगा, उसका लक्षण कहलाएगा। अब देखो, लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है, रोग की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। अगर आपको सोचो, अगर आपको डेंगू हुआ है, कौन सी डिजीज हुई है, आपको डेंगू हुई है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, बॉडी में क्या हो जाती है, डेंगू के टाइम पे आपकी जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती है। जब बॉडी की प्लेटलेट्स कम होंगे तो आपको थकावट सी महसूस होगी और आप कुछ भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ ना कुछ लगेगा कि आपको बीमारी हो रही है, और आपको ऐसे लक्षण दिखेंगे, आपको फीवर आएगा, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर आप क्या करोगे, डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए बोलेगा कि आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, अपना ब्लड टेस्ट करिए, देन पता लग जाएगा कि आपको कौन सी डिजीज हुई है। फिर उसको क्या कर देगा डॉक्टर, उस डिजीज को क्योर करेगा, मीन्स उसको खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपना इलाज शुरू कर देगा। नेक्स्ट दे रखा है, रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं और इसे रोगी द्वारा महसूस होते हैं। देखो, मतलब कि कुछ ना कुछ तो खराबी होती है तभी तो रोग होता है हम लोग, अदरवाइज तो नहीं होगा। दे रखा है रोग के चिन्ह। अब रोग के चिन्ह क्या होते हैं, दे रखा है लक्षणों के आधार पर हम परीक्षण सही कारण जानने में मदद करते हैं। मतलब कोई भी लक्षण होगा, अगर कोई भी रोग हुआ है तो हम उसका परीक्षण करने के लिए क्या देखेंगे, उसका लक्षण देखेंगे, क्या क्या इसको लक्षण हो रहे हैं। अगर आपको जुकाम हुआ है तो मीन्स आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा फीवर फील हो रहा है, तो आपको मीन्स पता लग जाएगा जुकाम हुआ है। इस तरीके से मैंने आपको डेंगू का बताया, आपको आप टेस्ट करवाओगे, आपको कुछ कुछ लगेगा बट आप टेस्ट करवाओगे। तरह का रोग के कारण। अब रोग के कारण क्या होंगे, वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। कुपोषण भी हो सकता है, मीन्स ढंग से खाना ना मिलना। आनुवांशिक विभिन्नता, जो हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है, हवा, पानी आदि। आजकल तो मेनली पर्यावरण प्रदूषण डिपेंड करता है, क्योंकि जो पर्यावरण है हमारा वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। जो एयर है वो एकदम साफ तो बची नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है। अगले देखा टीकाकरण का अभाव। अब टीकाकरण का अभाव क्या होता है, देखो वैक्सीनेशन।
क्या बोलते हैं इसे हम लोग? वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन क्या होता है? आपको पता होगा जब बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पर उनको कुछ टीकाकरण होते हैं, मीन्स उनको बहुत सारे टीका लगते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। जैसे कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल टीका अगर आपको याद हो, पोलियो का टीका लगता है। अगर जिस बच्चे को इसका टीका नहीं लगा तो क्या पता उसको बाद में उसको पोलियो की डिजीज हो जाए। तो ये सारी चीजें क्योर करने के लिए टीकाकरण होना चाहिए। अगला दे रखा है रोग के प्रकार। अब रोग कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग कि डिजीज है वो कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज, ताकि हमें डिजीज पता होंगी तभी तो उसका प्रिकॉशन लिया जाएगा। नेक्स्ट बात की गई है आपकी तीव्र रोग। किसके बारे में बात किया गया है आपका? तीव्र रोग। अब तीव्र रोग क्या होता है आपका? तीव्र रोग को हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिजीज। क्या बोलते हैं तीव्र रोग को? एक्यूट डिजीज। अब एक्यूट डिजीज क्या होती है हमारी? दे रखा है वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे कि सर्दी और जुकाम। देखो ये वो वाली डिजीज होती है, वो वाली बीमारियां होती हैं जो क्या होती है बहुत कम टाइम के लिए होती है, मतलब 1 या 2 दिन में खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। जैसे कि आपको सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सर्दी जुकाम आपको कुछ टाइम के लिए होते हैं। जैसे हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो ठंडा होता है, तभी आपको सर्दी जुकाम होने लगता है। देन आपका सर्दी जुकाम जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आप पहुंचते हैं, मतलब आपका जब सूरज वगैरह एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होने लगता है तो आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो नॉर्मल सी डिजीज आपकी कुछ टाइम के लिए हुई है। अगला आता है आपका दीर्घकालीन रोग। अब दीर्घकालीन रोग को क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? क्रोनिक डिजीज। अब क्रोनिक डिजीज क्या होती है इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्रोनिक डिजीज। अब क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं? दीर्घ अधिक समय तक चलने वाले रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। मतलब ये वो डिजीज होती है जो लंबे टाइम तक चलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। जैसे कि कैंसर जो कि काफी टाइम बाद खत्म होता है, और इसके क्या होते हैं, इसके स्टेजेस भी होते हैं कैंसर के। अगले देखते हैं क्षय रोग, टीबी जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। फील पाव एलिफेंटियासिस, इसमें क्या होता है आपका जो एक पैर होता है वो एक हाथी के पाँव की तरह सूजने लगता है, काफी लंबे टाइम तक चलती है। अगला आता है संक्रामक रोग। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, चलते हैं। रोगाणु या सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वायरस होने के द्वारा उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसे रोग संक्रामक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। संक्रामक रोग के उत्पन्न करने वाले विभिन्न बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, फंजाई एंड कृमि और कृमि वर्ग आदि। देखो अगर कोई इंसान किसी इंसान को क्या हो रहा है, जुकाम हो रहा है, क्या हो रहा है, जुकाम हो रहा है। जैसे कि ये मैं एक इंसान बनाती हूँ, इस बार थोड़ा क्यूट सा बनाऊंगी ताकि आप लोग को लगे कि बहुत अच्छा बनाया मैम ने। ठीक है, थोड़ा क्यूट है। इसको क्या हुआ, इसको जुकाम हुआ तो जैसे इसने छींका तो आसपास क्या होगा, इसके छींक के जो पार्टिकल्स थे ना, कई बार होते हैं पार्टिकल्स जो थे वो इसने कर दिए। और यहाँ पे एक दूसरा बंदा खड़ा है, ये दूसरा इंसान खड़ा है, मतलब ये दूसरा बच्चा खड़ा है। बच्चे की शक्ल भी देखिए कितनी क्यूट बनी है इसकी भी। इसके हेयर्स बना देते हैं आपको और क्यूट लगेगा। ठीक है, ये खड़ा है और इसने क्या करा, जैसे इसने छींक मारी, इसने क्या करा, अपने ऊपर हाथ नहीं रखा। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं रख देती हूँ, इसका नाम रखती हूँ रेनू, और इसका नाम रखती हूँ, मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहा, इसका नाम रख देती हूँ पीहू। ठीक है, इस तरीके से नाम रख दीजिए कि रेनू को क्या है, छींक आई, और जैसे इसने छींका ये जो सारे इसके जो छींक के पार्टिकल थे वो इसके पास आ गए, और जैसे इसके पास आए तो इसे भी क्या हो गए, इसे भी जुकाम हो गया। तो इसे हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब क्रोनिक, मतलब संक्रामक रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। ये सारे बैक्टीरिया तो ही है, और इन्हीं बैक्टीरिया से इसको ये वाली डिजीज हो गई। तभी बोलते हैं ना, छींकते टाइम अपने मुंह के ऊपर क्या रखो, हैंकी यूज करना चाहिए। अगला बताया असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग को क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं? देखो अगर हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा फेमस है हम लोग यहाँ, कोरोना वायरस। ये इन्फेक्शियस डिजीज है क्योंकि ये क्या होता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, पिछले 2 साल में इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हर कोई इसको जानता है, इस प्रजाति को, कि है क्या ये चीज। करते हैं ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं और अन्य व्यक्तित्व में नहीं फैलते, जैसे हृदय रोग, एलर्जी आदि। देखो जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अब क्या होता है, ये क्या होते हैं, जिस इंसान को हुआ है उसी तक सीमित रहेंगे
और किसी और में नहीं फैलेंगे। जैसे कि कोई हार्ट की डिजीज है, तो अगर किसी इंसान को कोई हार्ट की डिजीज है, वो खाली उसके हार्ट में ही तो है, तो उससे तुम्हारे अंदर वो नहीं फैलेगी इन्फेक्शन के थ्रू। अगला आता है हमारा अभाव जन्य रोग। अभाव जन्य रोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? अभाव जन्य रोग को बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेफिशिएंसी डिजीज। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। ये क्या होती है? यह रोग पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, जैसे घेंगा एंड थायराइड। देखो, ये पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, मीन्स जिन लोगों को पोषक तत्वों के बारे में हमने छोटी क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ा है, पोषक तत्वों को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? न्यूट्रिएंट्स। मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स पूरा कंप्लीटली नहीं मिल पाता, उनको हो जाता है ये वाली डिजीज होती है। इसको हम कौन कौन सी डिजीज है हमारी? घेंगा और थायराइड। अगली बीमारी हमारी अपक्षय रोग। अपक्षय रोग कौन सी हमारी? गठिया। कौन सी बीमारी है? गठिया। अगला आता है जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग क्या होते हैं? अगला आता है जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग क्या होते हैं? जन्मजात वो रोग वो होते हैं जो हमें क्या होते हैं? जन्म से ही होते हैं। जैसे देखा है, वह रोग जो व्यक्ति में जन्म से होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक आधार पर होते हैं। ये हमारी हेरिडिटरी की आधार पर होते हैं, ये जीन से होते हैं, ये हमारे हेरिडिटरी डिजीज होती है। क्या होती है? ये हेरिडिटरी डिजीज होती है। इसमें क्या आती है? हमारी हीमोफीलिया होती है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है ना कुछ बीमारियां। देखो, कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स से मिला है, सारी चीजें हमें पेरेंट्स से मिली, अच्छी चीजें हमें पेरेंट्स से मिली, मीन्स उनके जैसा फेस मिलता है, आईज मिलती है, नोज मिलती है, कलर मिलता है। तो कुछ ना कुछ तो भाई बीमारियां भी तो मिलेंगी। जब अच्छी चीजें मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बुराइयां मिलेंगी। तो वो बुराई बस वो बीमारी होती है, बाकी पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं बेटा। अगला आता है सकारात्मक रोग और असकारात्मक रोग। सकारात्मक रोग को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या आता है आपका? आपका डिफरेंस बिटवीन आता है कई बारी, और डिफरेंस बिटवीन तो आता ही है, डिफरेंस बिटवीन ज्यादातर आपका 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है ये वाला, दे रखा है। यह सकारात्मक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। देखो, इन्फेक्शन क्या होता है? मतलब जो व्यक्ति बीमार है ना, उससे क्या होगा? दूसरे इंसान में फैलेगा। ये दे रखा है सकारात्मक व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता, ये नहीं फैलता। अगला दे रखा है ये रोगाणु के आक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जो रोगाणु होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, भाई देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई एक इंसान है, उसने छींका, यहाँ से पार्टिकल गए, अब ये जो इसके बैक्टीरियाज हैं, ये दूसरे इंसान के ऊपर आक्रमण ही तो कर रहे हैं, मीन्स एक तरीके से युद्ध ही तो कर रहे हैं। जब युद्ध करेंगे तो ये भी बेचारा युद्ध में आएगा। अगला देखा है, यह जीवित रोगाणु को छोड़कर अन्य कारकों के कारण फैलते हैं, दूसरे कारकों के कारण फैलता है। यह धीरे धीरे समुदाय में फैल सकते हैं, धीरे धीरे क्या कर सकता है? पूरे समुदाय में फैल सकता है। जो कौन सी बीमारी थी ऐसी? कौन सी बीमारी अभी हम पढ़ के आए हैं हम लोग? बहुत साल, मतलब 2 साल से झेली है, वो कौन सी है? कोरोना वायरस। यह समुदाय में नहीं फैलता, ये समुदाय में नहीं फैलता, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अगला आता है, इसका थोड़ा सा उदाहरण देख लो। इसका उपचार क्या है? एंटीबायोटिक के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य सर्दी या फिर जुकाम, ठीक है, नॉर्मल सी बीमारी होती है। इसका उपचार एंटीबायोटिक के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप, जैसे कि वो होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारा चीजें। अगला आता है रोगाणु। रोगाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस। क्या बोलते हैं रोगाणु को हम लोग? वायरस। अब वायरस क्या होते हैं? देखो, बीमारी या संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, इन्हें सकारात्मक कारक भी कहते हैं। देखो, ये क्या होता है? जब हमें कोई बीमारी होती है तो आपने देखा है कि क्या होता है? छोटे छोटे किनकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। वो जो वायरस होते हैं क्या करते हैं? हमारे अंदर बीमारी पैदा कर देते हैं ये सारे वायरस, ठीक है। अगला दे रखा है महामारी बीमारी। अब महामारी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ रोग एक जगह या समुदाय में बड़ी तीव्रता से फैलते हैं, बड़ी आबादी को संक्रमित करते हैं, इसे महामारी डिजीज कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये बहुत बड़ी संख्या में फैलते हैं। और जैसे कि हमारा क्या है इसका? हैजा या फिर कोरोना। कोरोना, देखो कोरोना सबका एग्जाम्पल है। ये क्या है? हमारे पास बहुत जल्दी से फैली थी, इसे हम बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। अब दे रखा है रोग फैलाने के साधन। अब इनके साधन क्या क्या है? दे रखा है सकारात्मक रोग पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। क्या फैलते हैं? पीड़ित व्यक्ति के, जिस इंसान को ये वाले रोग हो रखे हैं, अगर उसके संपर्क में आएंगे तो क्या करेगा? हमें भी क्या हो जाएंगी? डिजीज कॉज हो जाएगी। जिनका सूक्ष्म जीवीय सकारात्मक कारक हमारे शरीर में विभिन्न निम्न साधनों द्वारा प्रवेश करते हैं, जैसे कि वायु, भोजन, जल, रोग वाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा। देखो, किसी के भी द्वारा कर सकते हैं, तो हवा के द्वारा, या फिर खाने के द्वारा, या पानी के द्वारा, या फिर कोई रोग हो गया, या कोई वाघ हो गया, कोई कीड़ा वगैरह हो गया जिससे हमारा खून चूस ले, मच्छर के द्वारा।
या फिर लैंगिक संबंध मतलब कि सेक्सुअल के द्वारा। अगला तरीका वायु द्वारा। अब वायु द्वारा कैसे फैलते हैं, जैसे कि एयर द्वारा। किसके द्वारा, एयर के द्वारा। किस तरीके से फैलते हैं देख रखा है। छींकने तथा खांसने से वायु रोगाणु वायु में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। देखो छींकते हैं और जब हम खांसते हैं क्या करते हैं, रोगाणु क्या करते हैं, वायु में फैल जाएंगे और स्वस्थ व्यक्ति के क्या हो जाएंगे, शरीर में एंटर कर जाएंगे, जैसे कि निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी, जुकाम। ठीक है। अगला आता है जल और भोजन द्वारा, मतलब कि फूड एंड वाटर के द्वारा फैलते हैं। रोगाणु संक्रामक कारक हमारे शरीर में संक्रमित जल भोजन द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि हैजा, अमीबिया एंड पेचिस आदि। देखो जब आपकी मम्मी बाहर का खाना खाने के लिए मना करती है ना, तो वो कुछ तरीके से मना करते हैं। वो बोलती हैं, अगर देखो बाहर का खाना आपने कई बार देखा है कि जो उनके पास जो खाना रखा होता है ऐसे ही खुला खाना रख देते हैं वो लोग। जब वो खुला खाना रखते हैं यहीं पे कोई एक ये चिड़िया बनाती है, मच्छर बनाती है, ये मच्छर आके यहाँ बैठ रहा है। ठीक है। जैसे मच्छर आके बैठा, मच्छर ने क्या करा, अपने बैक्टीरिया इसके ऊपर डाल दिए और फिर जैसे ही ये बच्चा आया लालू, बहुत लालची बच्चा है, इसको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, ये लड्डू रखे हैं, तो इसने क्या करा कि लड्डू परचेज करे और इसने खा लिए। तो इसको क्या हो गई, बीमारी हो गई। इसको हैजा हो सकता है, अमीबिया हो सकता है, पेचिस हो सकते हैं, कोई भी डिजीज हो सकती है। फिर इसको डिजीज कॉज हो गई। देखो मम्मी की ना बात मानने का नतीजा क्या हुआ, आपको क्या हो सकती है, डिजीज कॉज हो सकती है। अगला दे रखा है रोग वाहक द्वारा। अब रोग वाहक द्वारा कैसे, मादा एनीफिलीज मच्छर बीमारी के रोग वाहक कार्य का काम करती है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया आदि। देखो रोग वाहक क्या होती है, जो हमारे पास इसके एंटीजेंस होते हैं, मतलब कि जो डिजीज को एक एक जगह से दूसरे को, जैसे कि मच्छर, जो कौन सी मच्छर है हमारे पास, मच्छर मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से होता है। रेबीज संक्रमित पशु द्वारा। देखो संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से रेबीज संक्रमण होता है। देखो अगर किसी कुत्ते या फिर बिल्ली को कोई बीमारी है और फिर क्या करा, उसने किसी बच्चे को काट लिया, तो उसे भी तो हो सकती है रेबीज वगैरह की बीमारी। अगर कुत्ते को पहले से ऑलरेडी रेबीज की बीमारी है तो इंसान को भी हो जाएगी। और देर का लैंगिक संपर्क द्वारा, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी हो सकती है। कुछ लोग जैसे कि सिम्पल्स, एड्स एंड रोगी के साथ लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित रोग व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। देखो एड्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो पेपर में 1 मार्क में ज्यादातर पूछी जाती है। अगला दे रखा है एड्स के विषाणु, मतलब एड्स के जो वायरस है वो क्या होते हैं, संक्रमित रक्त के स्थानांतरण द्वारा फैलता है अथवा गर्भ अवस्था में रोगी माता से स्तनपान करने से शिशु को एड्स ग्रस्त होना। मतलब कि अगर कोई फीमेल है जो कि जो क्या है, जो कि मदर है और उसको क्या होती है, वो बेबी को फीड कराती है। ठीक है। और उस टाइम पे उसको अगर एड्स है, तो जो उसका जो बेबी है वो भी क्या हो जाएगा, एड्स होगा उसको भी। अगला देखते हैं एड्स के बारे में, हम डिटेल में पढ़ते हैं। एड्स के बारे में मैंने बोला कि आपकी जो इसकी फुल फॉर्म है वो आती है पेपर में, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम की यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। सिंड्रोम क्या होती है, सिंड्रोम। दे रखा है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा का कम होना, बिल्कुल नष्ट हो जाना, एड्स कहलाता है। मतलब कि शरीर का बिल्कुल काम ना करना, और प्रतिरक्षा मतलब कि जो हमारे जो प्रतिरक्षा होती है उनका कम हो जाना, तो वो क्या हो जाता है, हमें एक एड्स बीमारी हो जाती है। ये एक भयानक रोग है और इस रोग का विषाणु क्या है, HIV। क्या है, HIV। HIV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इन्फेक्टिंग ह्यूमन इन्फेक्टिंग मीन्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसकी डेफिनेशन है। अगला दिल का संचरण होने के कारण। दिल का संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्थानांतरण करने से, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसको पहले से ही एड्स हो रखा है, अगर उस व्यक्ति का जो रक्त है मीन्स जो ब्लड है वो दूसरे नॉर्मल इंसान के अंदर डाल दिया जाए, उसको उसको डाल दिया जाए, तो उसको क्या होगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। यौन संपर्क द्वारा मीन सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा। फिर एड्स से पीड़ित माँ शिशु को गर्भावस्था में स्तनपान द्वारा, अगर कोई एक पीड़ित जो माँ है, जो मदर है, वो क्या है, उसको एड्स हो रखा है और उसके बेबी को वो क्या कराती है, मिल्क फीड कराती है, उस टाइम पे भी उसको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। गर्भ अवस्था में मीन्स आपको उसके प्रेगनेंसी के टाइम उसके फीटस में भी बच्चे को हो सकता है। दे रखा है संक्रमणित इंजेक्शन की सुई का प्रयोग कई व्यक्तियों के लिए करना। अगर जैसे किसी इंसान को एड्स हो रखा, उसका जो इंजेक्शन है, कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, वो एक इंजेक्शन से दूसरे मतलब एक इंजेक्शन से कई लोगों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन सबको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। अब इसका निवारण, मतलब इसको कैसे बचाया जा सकता है, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचे, मतलब कोई भी व्यक्ति उससे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ना बनाए जो आपके लिए अनजान है। ठीक है।
अगला दे रखा है संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाए, मतलब कि जो जिस इंसान को कोई ना कोई बीमारी है या फिर कोई डिजीज है, तो वाली जो अपना उसका जो ब्लड है वो किसी को भी ना चढ़ाए। दाढ़ी बनाने के लिए नया ब्लेड इस्तेमाल करें, और हमेशा जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करें, नया ब्लेड इस्तेमाल करें। अगला दे रखा है अंग विशिष्ट ऊतक या विशिष्ट अभिव्यक्ति। ऊतक क्या होते हैं, हमारे टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू। अब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। दे रखा है रोगाणु विभिन्न माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, किसी ऊतक या अंग में संक्रमण होना के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम अगला आता है अंग विशेषता ऊतक विशिष्ट के बारे में बात करते हैं। दिलका रोगाणु विशिष्ट विभिन्न माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, किसी ऊतक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश करने के स्थान पर निर्भर करता है। मीन्स जो डिजीज होती है वो क्या मतलब अलग अलग तरीके से शरीर में, मतलब आपकी जो बॉडी है उसमें अलग अलग तरीके से एंटर करते हैं। अब उन एंटर्स के बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से एंटर करते हैं। दिलका यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण फेफड़ों में होता है। किसमें होता है, फेफड़ों में होता है। अगर नाक के द्वारा करेंगे तो क्या होगा, फेफड़ों में होगा। जैसे कि क्या होगा, आपको क्षय रोग मीन्स टीबी होगा, मीन्स आपको खांसी जुकाम होगा, और जुकाम खांसी का ही होना क्या होता है, आपका ट्यूबरक्लोसिस टीबी का होना होता है। दिल का अगर रोगाणु मुंह में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण आहार नाल में होता है, जैसे कि खसरा। क्या होता है, खसरा हो जाता है, जो कि अगर जो आपका वायरस है वो क्या करेगा, आपके माउथ में एंटर करेगा। जैसे क्या होगा, आहार नाल में हेपेटाइटिस की रोगाणु लीवर यकृत में संक्रमण करता है। क्या होता है, इसकी वजह से आपका क्या होता है, लीवर कॉज हो सकता है, मीन्स लीवर डैमेज भी हो सकता है। अगली नेक्स्ट बात की गई है विषाणु के बारे में। अब विषाणु क्या है, विषाणु क्या होते हैं, वायरस होते हैं। जनन अंगों में प्रवेश करता है लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर की प्रतिरक्षी संस्थानों को हानि पहुंचाता है। इसी तरीके से बात की गई, इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, रक्त के लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। मतलब आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है ना उसको क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल में मतलब कम हो जाती है वो। इसी प्रकार से जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क का को संक्रमित करता है। क्या कर देता है ये, किसको करता है, आपके ब्रेन को डैमेज करता है। अगला दे रखा है उपचार के नियम। अब उपचार के नियम क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो उपचार होता है उसको हम क्या बोलते हैं। मीन्स जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के जो नियम है वो क्या होंगे, रूल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगला दे रखा है रोगों के उपचार के दो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से उपचार है, दे रखा है रोग के लक्षण को कम करने के लिए उपचार, रोगाणु को मारने के लिए उपचार। या तो उसको क्या कर दो, जो उसका लक्षण है उसको कम कर दो, या फिर उसे पूरा ही क्या कर दो, खत्म कर दो, कि आपको वो डिजीज कॉज हो ही ना। बात की गई है रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार। जो उपचार है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले दवाई रोग के लक्षण को दूर व कम करने के लिए दी जाती है, जैसे बुखार, दर्द, दस्त आदि। पहले क्या जाती है, दवाई दी जाती है इन सबको कम करने के लिए। फिर देर का हम आराम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। मतलब हम लोग क्या करें, अब हमें जैसे कि कोई बीमारी हुई है, बीमारी होने के बाद क्या करें, हम लोग रेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी जो है वो बनेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हम जल्दी स्वस्थ होने में हेल्प करेगा हमको। अगला तरीका रोगाणु को मारने के लिए उपचार। अब रोगाणु को जो मारना है उनको कैसे खत्म करता है, रोगाणु को मारने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। उदाहरण के लिए जीवाणु बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक, या मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिंकोना वृक्ष की छाल से पर्याप्त कुलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक दी जाती है। मीन्स आपने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ा होगा। एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है, देखा एंटीबायोटिक वह रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक एवं मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें मार देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन और टेट्रासिलिन। देखो जो एंटीबायोटिक होती है वो एंटीबायोटिक होती है जो कोई भी डिजीज होती है एंटीबायोटिक दी जाती है, और वो क्या करती है, जो डिजीज होती है उसे क्या करती है, वो खत्म कर देती है। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देती है और जीवाणु मर जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आसपास ना बहुत से जो बैक्टीरिया होते हैं अपने आसपास एक लेयर बना लेते हैं, एक सेल बना लेते हैं, और ये क्या करती है, एंटीबायोटिक की जो सेल बना रहे होते हैं ना इसी को रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जीवाणु मर जाएंगे। अगला दे रखा है पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन के बारे में पढ़ते हैं।
पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीशीज भी कोशिका व्यक्ति को बनाने की प्रक्रिया को रोक देती है, उसे स्पीशीज को मारने के लिए प्रभावकारी। जो पेनिसिलिन है वो भी यही काम करती है जो एंटीबायोटिक होती है। अब दे रखा है निवारण के सिद्धांत। अब रूल्स और इसके प्रिंसिपल ऑफ जो निवारण है उसका भी बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो रोग के निवारण के रोकथाम के लिए दो विधियां, एक तो सामान्य विधियां और एक रोग विशिष्ट विधियां। अब सामान्य विधि के बारे में बात करेंगे। रोग का निवारण करने के लिए सामान्य विधि रोगी से दूर रहना, मतलब कि सामान्य विधि तो नॉर्मल मेथड तो यही है कि जो इंसान बीमार है उससे क्या रखो, उसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखो। वायु से फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब आपको कोरोना वायरस का ये वायरस चला था बहुत ज्यादा, तो उस टाइम बोला था ना कि भीड़ वाले स्थानों पर मत जाइए। अगला दिन का पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पानी से पहले हमें उसको उबालना चाहिए। देखो अगर पानी में कुछ भी बैक्टीरिया है तो क्या करना चाहिए, पहले उसको उबालना चाहिए, उबालने के बाद क्या करना चाहिए, उसको छानना चाहिए। इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्म जीव द्वारा फैलाने वाले रोगों को जैसे मलेरिया से बचने के लिए अपने आवास के पास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। मतलब आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के आसपास क्या होना चाहिए, मच्छर जो है वहाँ पे पनपने नहीं चाहिए। अगला दे रखा है रोग विशिष्ट विधियां। अब रोग विशिष्ट विधियां के बारे में बात करते हैं। दे रखा है इसके लिए क्या करनी है, इसके लिए करनी होती है वैक्सीनेशन, मीन्स आपका टीकाकरण। अगला दे रखा है इस विधि में रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु को प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाता है और उस रोगाणु से लड़ने के लिए हम विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से निर्मित हो जाती हैं, और जब रोगाणु का वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती हैं और उसे मार देती हैं। मतलब जो टीकाकरण होता है वो क्या होता है, आपको वैसे ही चीजें आपकी बॉडी में एंटर करी जाती हैं और क्या करती है उसको एकदम फिनिश कर देती हैं। नेक्स्ट बात की गई है कौन कौन सी हमारी टेटनस, डिप्थेरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके उपलब्ध है। अब दे रखा है बच्चों को डीपीटी का डीपीटी डिप्थेरिया का टीका कुकर, खांसी और टिटनेस टिटनेस के लिए दिया जाता है। बच्चों को टीके दिए जाते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं। अगला दे रखा है हेपेटाइटिस ए के लिए भी टीकाकरण टीकाकरण उपलब्ध है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दिया जाता है। रेबीज का विषाणु जो कि वायरस है, किससे होता है, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, खरगोश के काटने से फैलता है। रेबीज की प्रतिरक्षा वैक्सीन मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए क्या है, उपलब्ध है। यहाँ होता है आपका चैप्टर पूरा खत्म। ये चैप्टर था आपका व्हाई डू वी फॉल इल। कौन सा था ये, व्हाई डू वी फॉल इल, क्लास 9। कौन सी क्लास का था, क्लास 9 चैप्टर। आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी आएगी। आगे की वीडियो के लिए बनी रहिए हमारे साथ।